नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए कथित अपमानजनक बयान पर संसद में घमासान आज भी जारी। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की कर रहा है मांग। विपक्ष ने किया हिंडनबर्ग मुद्दे पर हंगामा। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। सदन के कई विधायी कार्य लंबित। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, विदेशी धरती पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाना बर्दाश्त नहीं। देश से माफी मांगे राहुल। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर दी जमानत। 29 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। अमृतसर में आज से G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक। 3 दिन तक की शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर हो रहा है मंथन। तोशाखाना मामले में 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। समर्थकों की गिरफ्तारी के विरोध में जबरदस्त हंगामा। और भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज करेंगे जोर आजमाइश। भारत के 12 मुक्केबाजों से पदक की उम्मीद। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के एकल मुकाबले में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज पेश करेंगे चुनौती। इससे पहले लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय ने एकल मुकाबले में अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। तो मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। बात संसद की कार्रवाई की। विपक्ष के हंगामे की वजह से आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कुछ देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी दल लगातार हंगामा करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष लगातार विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सांसदों को वापस अपनी सीट पर जाने की चेतावनी भी दी, लेकिन हंगामा नहीं रुकने की वजह से आखिरकार सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सांसदों को चेतावनी भी दी, लेकिन सांसदों ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और हंगामा जारी रखा। ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, ये सदन तख्तियां लाने के लिए नहीं है। ये सदन चर्चा मुद्दे के लिए है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगे के नारे लगाए। वहीं विपक्ष के सांसदों के द्वारा भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। विपक्ष द्वारा राज्यसभा में 7 श्रेणियों में कार्य स्थगन प्रस्ताव के 11 नोटिस दिए गए थे। और राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर भाजपा लगातार हमलावर बनी हुई है। आज केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की नफरत प्रधानमंत्री मोदी से हटकर अब भारत के प्रति
द्वेष में तब्दील हो चुकी है। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। और स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं और संसदीय परंपराओं का अपमान किया है। राहुल गांधी को अपने किए पर देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले यह आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, यह आह्वान किया है। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। तो राहुल गांधी ने देश के संसद का अपमान किया है, देश के वोटर का अपमान किया, यह कहना है स्मृति ईरानी का और बीजेपी का। बीजेपी लगातार हमलावर है इस मुद्दे पर, और संसद की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से यह कार्रवाई आगे चलेगी या क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, दोनों जो पक्ष हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं। राहुल गांधी की माफी की, वो राहुल गांधी माफी मांगे, इस बात को लेकर के जहां सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है तो विपक्ष के भी अपनी मांगे हैं। तो कुल मिलाकर ये किस तरह का गतिरोध जो है, जो आज भी तीसरे दिन बरकरार रह रहा है और तमाम जो मुद्दे हैं वो संसद के समक्ष लंबित दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल निखिल, अगर संसद के इस बजट सत्र के दूसरे भाग को देखें तो जो बजट के दौरान जो चर्चाएं होनी चाहिए, जो तमाम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चाएं होती हैं, बजट एलोकेशंस को लेकर चर्चाएं होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उन सब को लेकर जो पूरी प्रक्रिया है वो अभी अगर हम देखें, आज तीसरा दिन है तो उसकी शुरुआत भी नहीं हो पाई है। रोज़ाना जो विधायी कामकाज हैं वो सूचीबद्ध किए जाते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गतिरोध लगातार बना हुआ है। और इस पूरे के पूरे मसले में अगर हम देखें तो एक तो राहुल गांधी का, जिस तरीके से आपने भी बताया, ये जो मसला है जिसमें कि उन्होंने इंग्लैंड में जाकर जो बयान दिए, उसको लेकर सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो पूरी तरीके से इस मसले पर वो साफ कर चुके हैं कि बिना उनकी माफ़ी के कामकाज जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, और कामकाज जो प्रभावित हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्हें सदन में आके माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसकी तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आज 11 नोटिस थे जो कि 7 अलग अलग विषयों पर थे, यानी कि विपक्ष के अलग अलग मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दा नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं उसको लेकर जो कार्य स्थगन के जो नोटिस हैं उसको यहाँ पर हमने देखा सभापति ने खारिज किया, और वहीं लोकसभा में भी इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा कि चर्चा करने के लिए, हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रावधान है और नियमों के तहत उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक और मसला जो आज दिखाई दिया कि सदन के अंदर ख़ासतौर से लोकसभा में अगर हम देखें तो प्लेकार्ड लेकर विपक्ष के जो सांसद थे वो आए, तो जिसका कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से विरोध किया गया। उन्होंने कहा, चेतावनी देते हुए कि ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है, और जिस तरीके से एक तो सदन के बाहर सदन की गरिमा के विरुद्ध बयान दिए जा रहे हैं, इसी तरीके से सदन के अंदर भी अगर ऐसा होता है तो उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी आज इसी तरीके का कुछ माहौल दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर शोर शराबा और हंगामा की शुरुआत में ही सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हैं। अब देखना होगा कि 2 बजे क्या स्थिति बनती है। एक तो विपक्ष इस पूरे सत्र के दौरान जो उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं उसको लेकर आज उनका मार्च है जो कि
इस समय विजय चौक पर यहाँ संसद भवन से लेकर विजय चौक की ओर वो बढ़े और उस विजय चौक की ओर उनको वहाँ पर पुलिस वहाँ पर मौजूद है और उनका जो मार्च है, प्रदर्शन है, वो संसद भवन परिसर में दिखाई दिया। कल हमने देखा था बीजेपी के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया था कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। इसके अलावा सुबह सुबह हम देखते हैं, जिससे कि हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आज जो सदन की जो कार्रवाई है उस पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह ही अलग अलग राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं वो धरना और प्रदर्शन करने में यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। तो पूरी की पूरी जो परिस्थितियाँ हैं वो गतिरोध की हैं और इस गतिरोध को तोड़ने की जो कवायद है वो जब शुरू होगी तभी इसका कुछ समाधान होगा। जी निश्चित तौर पर सभी चाहते हैं कि गतिरोध टूटे और संसद की कार्रवाई कल चल सके। जो विधायी कार्य लंबित है कम से कम उनको पूरा किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और अब बात ताजा खबर की। जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है। लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में तीनों आरोपी मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने तीनों की याचिका मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों से जमीनें ली थी। सीबीआई ने बीते साल 18 मई को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे पहले 6 मार्च को सीबीआई पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ उसने की थी, जबकि 7 मार्च को सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंची थी। सीबीआई ने घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की थी। पूछताछ के 3 दिन बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार और करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार पर जमीन के बदले नौकरी मामले में पेशी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में सुशील मोदी ने कहा कि जिस तरीके से नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई उसका जवाब तो उन्हें कोर्ट में देना ही पड़ेगा। हमारे संवाददाता राजेश राज ने संसद भवन परिसर में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से खास बातचीत की। नौकरी मामले में लालू प्रसाद परिवार की आज कोर्ट में पेशी हो रही है। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील मोदी हैं। सुशील जी, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, ये मामला ज़मीन के बदले नौकरी से जुड़ा मामला है कि रेलवे में जिन लोगों को नौकरियां दी गई उसके बदले में लालू परिवार ने ज़मीन लिखवा लिया। उसी मामले में पेशी हो रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ और इस मामले से जुड़े जो सारे कागजात हैं और नीतीश कुमार के कहने पर ललन सिंह ने ही सबसे पहली बार 2008 में मनमोहन सिंह जी को कागज़ दिया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। स्वर्गीय शरद यादव भी उस डेलीगेशन में शामिल थे। ये बात अलग है कि सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब सीबीआई कार्रवाई कर रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इतने पुख्ता प्रमाण है कि जिन लोगों की ज़मीन लिखवाई गई उनको रेलवे में नौकरी दी गई। तो उसी क्रम में पूछताछ है। विपक्ष से दुर्भावना से प्रेरित बता रहा है, वो ईडी ऑफिस तक तब तो नहीं तो करे ना, ईडी ऑफिस वहाँ कहीं मार्च करे भाई। अगर आपके ऊपर आरोप है और अगर चार्जशीट फाइल हुआ है और सारे दस्तावेज हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। आप केवल सिंपैथी बोलकर बच नहीं सकते हैं। और इसके पहले भी चारा घोटाले में लालू यादव कहाँ बच पाए? उन्होंने तो बहुत कोशिश की कांग्रेस से लेकर सभी लोगों की मदद लेने की, लेकिन बच नहीं पाए। तो इतने पुख्ता प्रमाण है कि 1 दर्जन लोगों को नौकरियां दी गई और उसके बदले में ज़मीन लिखवा ली गई। तो उसका जवाब दे कि आखिर में हृदयानंद चौधरी जो रेलवे का 4th ग्रेड का एम्प्लॉय था, उसे क्यों अपनी 60 लाख की ज़मीन हिमा यादव और राबड़ी देवी को गिफ्ट दे दिया? आखिर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा ना। केवल बोल देने से तो नहीं चलेगा कि फंसा दिया गया, बाकी कर दिया गया। शुक्रिया। सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आरोप निराधार नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन के बदले पैसे दिए हैं उनके अकाउंट में, तो उन्हें जवाब तो कोर्ट में देना ही पड़ेगा। कैमरामैन भीम सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
तो सुशील मोदी कहते हैं कि जवाब तो कोर्ट में देना ही पड़ेगा। तमाम सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब सीबीआई, ईडी और अदालत भी शायद अब चाहेगी। और फिलहाल जो भ्रष्टाचार का मामला है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी भ्रष्टाचार का इसी तरह का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हुगली जिले के तृणमूल कांग्रेस के यूथ विंग के नेता शांतनु बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोलकाता के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने टीएमसी नेता को 24 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। शांतनु पर आरोप है कि प्राइमरी टीचर सहित ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में पैसे के बदले अवैध तरीके से नौकरियां दिलाई गईं। ईडी ने कहा है कि पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए कुंतल घोष के करीबी शांतनु अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। इससे पहले वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र देकर ओएमआर शीट में गड़बड़ी की बात कबूल की है। कमीशन ने स्वीकार किया कि 3000 अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों में छेड़छाड़ करके उन्हें मेरिट लिस्ट में नीचे रख दिया गया है। वहीं पिछले दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ग्रुप सी में कार्यरत 842 लोगों की नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन देने का भी निर्देश दिया है। अब राज्य के मुख्यमंत्री ने कोर्ट से अपील की है कि वो इन अभ्यर्थियों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तारियों के अलावा करीब 49.80 करोड़ यानी लगभग 50 करोड़ का सोना और करीब 5.08 करोड़ रुपए की ज्वेलरी सीज कर चुकी है। इसके अलावा 48.22 करोड़ यानी 48 करोड़ 22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है। और अब तक इस मामले में कुल 111 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई है। तो कितना बड़ा यह नेटवर्क है यह समझा जा सकता है। ईडी ने लगातार इस मामले की जांच कर रही है और यह तथ्य भी सामने आया है कि साल 2012 से लेकर 2022 तक सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में 500 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया जा चुका है। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो समझा जा सकता है कितना बड़ा यह घोटाला है। और इसके साथ ही साथ राज्य में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों को भी को लेकर के भी बड़े पैमाने पर घालमेल किया गया है। राज्य की सत्ता पर 2011 से तृणमूल कांग्रेस काबिज है और 2012 से यह घोटाला शुरू हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में इस घोटाले की एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। प्रसेनजीत बख्शी, नित नए राज इसमें खुल रहे हैं। अभी तक ओएमआर शीट से चीजें सामने आई थी, अब 2 अन्य लोगों को पकड़ा है जो यूथ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि ममता बनर्जी अब अदालत से अपील कर रही हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए जिन लोगों ने नौकरियां खो दी हैं, उनके खिलाफ यह विचार करने को कहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए निखिल, हम कई दिनों से इस जो मनी फॉर जॉब, अगर वहां पे लैंड फॉर जॉब है तो यहाँ पे मनी फॉर जॉब, तो इस मामले पर बात कर रहे थे। लेकिन कल जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोर्ट के ऊपर हम कहेंगे कि हमला बोले हैं, ये हमने कभी पूरे हिंदुस्तान में देखे नहीं है जी। क्योंकि कुछ लोग गलत तरीका से तृणमूल कांग्रेस की नेताओं को पैसा देकर वेमर सीट पर छेड़छाड़ करके पिछले कई सालों से नौकरी पे बहाल है, जो एक्सपोज हो चुके हैं जिस इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब अदालत ने, इसमें कोई नहीं है, अदालत ने इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किए हैं जी। अब चीफ मिनिस्टर, जो चुने हुए चीफ मिनिस्टर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली चीफ मिनिस्टर है, उनका कहना है कि सहानुभूति के साथ इसको देखना चाहिए। इसीलिए जो चोर है उनको मतलब अगर कोई घूस देता है या घूस लेता है, दोनों ही चोर है जी जी। तो जो घूस दिया है, जिनका नौकरी से बर्खास्त हुआ जा रहा है, उनकी बारे में सहानुभूति से अदालत देखे। तो अदालत क्या सहानुभूति, क्रिमिनल के बारे में अदालत को सहानुभूति दिखाना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि एक सोशल फ्रेमवर्क में जो एक इंस्टेबिलिटी आ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस की इस घोटाले के कारण, उस इंस्टेबिलिटी को अब अदालत के ऊपर इसकी सारे जो आरोप है ये डालने की कोशिश में है। ममता की कहना है कि मैंने तो नौकरी खाया नहीं, अदालत ने नौकरी से बर्खास्त किया।
मतलब तृणमूल कांग्रेस की कोई दोष नहीं है। ये जो पूरे नेटवर्क है, ये तृणमूल कांग्रेस की नेटवर्क है। और ये एक्सपोज होने के बाद तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने सारे नेटवर्क से अलग दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये कोशिश कल ममता बनर्जी ने शुरू की है इस उनकी एक प्रोग्राम में भाषण के साथ। और ये अभी ये चर्चा में है क्या अदालत दोषी है या तृणमूल कांग्रेस दोषी है, या इन लोगों को सहानुभूति के साथ देखना चाहिए। और जिसका फुटेज आप लोगों ने दिखा रहा है अभी स्क्रीन में, जिन लोगों ने पिछले 700 दिनों से जो लीगल है, जिनको नौकरी मिलना चाहिए था, जो अच्छे रिजल्ट किए हैं, तो उन लोगों को नौकरी पे रखना चाहिए या तो ये सारे एक सोसाइटी में एक इंस्टेबिलिटी है। जी, निश्चित तौर पर एक इंस्टेबिलिटी है और ये एक बड़ा मामला है, सामने आया है। इस पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर बड़ा मामला है और सवाल यह भी उठता है कि सिर्फ अदालत से जिस तरह से ममता बनर्जी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके मन में यह है कि जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं कम से कम उनकी नौकरी बरकरार रहे, या फिर उनके मन में वोट बैंक का डर सता रहा है। यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर, सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायी बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का मिड डे प्राइम में स्वागत है और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और एम्स के डॉक्टरों ने करीब 28 सप्ताह के गर्भस्थ भ्रूण के दिल का प्रोसीजर कर उसके ब्लॉकेज को दूर करने में कामयाबी हासिल की है। एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक भ्रूण के दिल का आकार अंगूर की तरह अभी बहुत छोटा था। अल्ट्रासाउंड की मदद से गर्भवती महिला के पेट में नीडल डालकर महज 90 सेकंड में गर्भस्थ भ्रूण के दिल का प्रोसीजर कर उसके वॉल्व के ब्लॉकेज को खोल दिया गया। देश में पहली बार इस तरह का प्रोसीजर किया गया है, इस तरह की सर्जरी की गई है। करीब 2 सप्ताह पहले यह प्रोसीजर किया गया था। इसके बाद गर्भ में शिशु का विकास ठीक तरह से हो रहा है। एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक 28 वर्षीय गर्भवती महिला के गर्भस्थ भ्रूण के दिल का विकास ठीक से नहीं हो रहा था। उस गर्भवती महिला का पहले 3 बार गर्भपात भी हो चुका था। डॉक्टर्स ने गर्भवती महिला और उसके पति को पूरी स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने भ्रूण का प्रोसीजर करने का फैसला किया और इसके बाद स्वीकृति हासिल की। इसके बाद एम्स के कार्डियक सेंटर के कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियक एनेस्थीसिया और गायनी विभाग के फीटल मेडिसिन के डॉक्टर्स ने मिलकर गर्भवती महिला के भ्रूण का प्रोसीजर किया। डॉक्टर्स ने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण को देखते हुए गर्भवती महिला के
पेट के माध्यम से नीडल भ्रूण के दिल में डाला गया और बैलून कैथेटर से दिल के वाल्व का ब्लॉकेज को दूर किया गया। इससे भ्रूण के दिल में रक्त प्रवाह ठीक हो गया। डॉक्टर्स को उम्मीद है कि इस प्रोसीजर के बाद भ्रूण के दिल का विकास ठीक तरह से होगा और जन्म के बाद दिल की गंभीर बीमारी की समस्या नहीं होगी और बच्चा बेहतर जीवन जी सकेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह का प्रोसीजर बेहद जोखिम भरा और जटिल भी होता है। इस तरह के मामले पहले ही प्रयास में सफलता को दुर्लभ श्रेणी में रखा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में गर्भस्थ शिशु की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए सतर्कता के साथ बहुत कम समय में यह प्रोसीजर करना जरूरी था। थोड़ी सी गलती होने पर गर्भस्थ शिशु की जान जा सकती थी, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। तो एम्स के डॉक्टर्स को एक सैल्यूट बनता है। जिस तरह से यह जटिल प्रक्रिया और यह जटिल सर्जरी उन्होंने की, बेहद जोखिम भरी थी, उसके बावजूद महज 90 सेकंड के अंदर उन्होंने भ्रूण के जो वाल्व था उसका ब्लॉकेज उसको ठीक कर दिया। और मध्य प्रदेश के विदिशा में 60 फीट के बोरवेल में गिरे हुए 8 साल के बच्चे को बाहर निकाल लिया गया, हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका। गौरतलब है कि विदिशा में 8 साल का बच्चा एक बोरवेल में गिर गया था जिसकी गहराई 60 फीट है और वो 43 फीट पर फंसा रहा। विदिशा के कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस पर संवेदना व्यक्त की है और लोकेश के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है। काफी कोशिश की, आप लोग भी सभी थे और ये ऑपरेशन हमने 24 घंटे के पहले खत्म किया, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम लोकेश को बचा नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संवेदना व्यक्त की और माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चे का जो परिवार है उसके लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। जो दोषी है, जिसका वो है बोर है, जिसने नहीं ढका था, हम उनके खिलाफ हमारे जो सुसंगत कानून है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है प्रशासन ने। और अब बात G20 बैठकों की करते हैं। अमृतसर में G20 के एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी 3 दिवसीय बैठक संपन्न हो रही है। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर और टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा खालसा कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। वहीं G20 देशों में अनुसंधान पहल पर भी एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें G20 सदस्यों और संगोष्ठी में आमंत्रित देशों के सुझाव भी लिए जाएंगे। वहीं प्रदर्शनी में 90 से अधिक स्टॉल्स के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को संयुक्त अरब अमीरात, चीन और सऊदी अरब, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट और कई स्टार्टअप्स पहलों की प्रमुख भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी 16 से 17 मार्च तक स्थानीय संस्थानों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुली रहेगी। और G20 के तहत Y20 की एक दिवसीय बैठक पंजाब के अमृतसर शहर में आज शुरू हुई। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के परिसर में हो रही इस बैठक में देश विदेश से प्रतिनिधि और वक्ता शामिल हैं। Y20 का मूल उद्देश्य नौजवानों को भविष्य में पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं का निदान करने पर विस्तृत चर्चा के साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नए अवसरों को तलाशने में मदद करना है। Y20 कार्यक्रम की 5 थीम्स हैं, जिसमें शांति निर्माण व आपसी सद्भाव, बिना युद्ध के नए युग की शुरुआत, काम का भविष्य, उद्योग 4.0, नवीनता और सदी में कौशल विकास, जलवायु परिवर्तन व तबाही के जोखिम में कमी। आज की इस बैठक को कुल 4 सत्रों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग विषय के विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। इस बैठक के निष्कर्ष में आने वाली बैठकों में विश्व के नेताओं के समक्ष रखे जाएंगे। और अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में काम के भविष्य, इंडस्ट्री 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल विषय पर यूथ 20 की परामर्श बैठक चल रही है। बैठक से पहले डीडी न्यूज ने सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे कुछ छात्रों से विशेष बातचीत की। जैसे आपको पता है, हमारा जो मेन थीम है इस इवेंट का, फ्यूचर ऑफ वर्क, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि G20 इतना बड़ा इवेंट हो रहा है
तो जो यूथ है, जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका कंट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ हो। और मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बोल दिया यूथ है तो नाम रख दिया कि यूथ आएगा। यूथ लीडर्स, यूथ पार्टिसिपेंट्स, यूथ मिनिस्टर, सबका होना जरूरी है। कम से कम 20 पैनलिस्ट आएंगे और अपने एक्सपीरियंस, अपने आइडियाज यूनिवर्सिटी में शेयर करेंगे और ऐसे ही 14 और कंसल्टेशन टोटल इंडिया में होंगे। जैसा कि हमने देखा था जो G20 Y20 का वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको यहाँ आके हमने जिया है। जो यहाँ की नीति है कि फ्यूचर ऑफ वर्क विद इंडस्ट्री इनोवेशन एंड 4.0 स्किल्स, उसको हमने कई डेलीगेट से सीखा, चाहे जापान हो, चाहे आपके साथ साउथ कोरिया हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। हमने उन तमाम डेलीगेट से ये सीखा कि कैसे हम सब मिलके, जो हमारा युवा है, जो हमारी युवा शक्ति है, वो कैसे, हम सबसे युवा देश है भारत, और हम लोग कैसे मिलके एक ऐसा देश बना सकते हैं, कैसे स्किल्स बढ़ा सकते हैं और कैसे इनोवेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि एक ऐसा देश हम बनाए, विश्व में एक ऐसे मिसाल बने। हमने बहुत सारे डेलीगेट्स जो यूएस से आए हैं, यूएन से, जापान से मैम आई हैं, उनके साथ बातचीत करी है। और अभी हम पैनल में गए थे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स राउंड और उनका डिस्कशन, जो कि हमारा Y20 का टॉपिक है इंडस्ट्री 4.0 और वर्क एंड यूथ इन 21st सेंचुरी स्किल्स, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछे एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा सारे पैनलिस्ट से मिलके। तो ये थी G20 बैठकों की बात। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है, के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हथियार के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट पे इस बात को कहा गया है। साल 2013 से 2017 और 2018 से 2022 के बीच भारत के रक्षा आयात में 11% की कमी आई है। केंद्र की मोदी सरकार हथियारों और रक्षा साजो सामान के मामले में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। साल 2013-17 में और 2018-22 के बीच की बात करें
तो भारत ने अपने रक्षा आयात में 11% की कमी की है। हाल ही में जारी स्टॉकहोम स्थित सिपरी द्वारा की गई रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी हमले के बाद अमेरिका और यूरोप से मिली सैन्य सहायता के बाद यूक्रेन पिछले साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। साल 2018-22 के दौरान दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। रिपोर्ट के मुताबिक 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-22 के दौरान दुनिया के 8वें सबसे बड़े हथियार आयातक पाकिस्तान के आयात में 14% की वृद्धि हुई और चीन पाकिस्तान के लिए हथियारों का मुख्य आपूर्ति करता रहा। भारत के रक्षा आयात में गिरावट का सीधा संबंध भारत में लागू की गई नई रक्षा खरीद प्रक्रिया से है। भारत ने साल 2020 में नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को लागू किया है। डीएपी 2020 को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना और आयात के स्थान पर घरेलू डिजाइन को तरजीह देने से है। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्वदेश में रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू रक्षा इकाइयों से तीनों सेनाओं के लिए रक्षा साजो सामान में खरीदारी को बढ़ावा दिया गया है। भारत तेजी से रक्षा साजो सामान के निर्माण के साथ ही स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रहा है और इसके साथ ही भारत 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रक्षा निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। सुधीर यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता समीर खाकर मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया है। वो 71 वर्ष के थे। समीर खाकर टेलीविजन शो नुक्कड़ में अपनी भूमिका के लिए उनको याद किया जाता है। मंगलवार को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भेज दिया गया, लेकिन कई अंग काम नहीं करने की वजह से आज सुबह 4:30 पर उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। मंडियों में प्याज की कीमतों में गिरावट की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने अपनी खरीद एजेंसियों को तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया है। जो उपभोग केंद्रों को एक साथ भेजने और बिक्री करने का निर्देश दिया गया है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ को किसानों से प्याज खरीदने का निर्देश दिया गया है। सरकार के पास बफर के रूप में प्याज की खरीद और भंडारण के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी कि प्राइस स्टैंडर्डाइजेशन फंड है, ताकि दूसरे मौसम के दौरान आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखा जा सके और गिरती कीमतों की चुनौतियों से निपटा जा सके। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि नाफेड ने अब तक करीब 900 रुपए प्रति 100 किलोग्राम से अधिक की दर से लगभग 8,042.01 मीट्रिक टन प्याज सीधे किसानों से खरीदा है, जिसके बदले किसानों को 767.52 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। अकेले महाराष्ट्र से नेफेड ने 7,949.25 मीट्रिक टन प्याज खरीदा है, जिसके लिए 759.16 लाख रुपए सीधे किसानों के खाते में डाले गए हैं। इसी तरह से गुजरात में 92.77 मीट्रिक टन प्याज खरीदा गया है, जिसके लिए 8.36 लाख रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। नेफेड की इस पहल से अब तक 2,247 किसान लाभान्वित हुए हैं। नेफेड के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, पटना और लखनऊ में स्टॉक की आवाजाही की व्यवस्था की गई है। नेफेड ने अब तक 40 से अधिक खरीद केंद्र बनाए हैं, जहां किसान अपना स्टॉक बेच सकते हैं और अपना भुगतान ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की है। अब ये विदेशी बैंक भारतीय रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष बोस्ट्रो रुपया खाता के जरिए लेन देन कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ ने बीजेपी के सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में कहा कि आरबीआई से अनुमति मिलने के बाद नियत प्रक्रिया के तहत एसबीआईए ने भारत में प्राधिकृत डीलर यानी बैंकों से संपर्क
करके साझेदार देशों के बैंकों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कराड ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई ने 18 देशों बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम से बैंकों के SRVA खोलने के लिए 60 मामलों में घरेलू और विदेशी एडी बैंकों को मंजूरी दी थी। कराड ने अपने जवाब में बताया कि 18 देशों में से रूस डॉलरीकरण की समग्र प्रक्रिया के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के उपयोग करने में मुखर रहा है। वहीं भारत मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के विचार का समर्थन करता रहा है। आरबीआई ने जुलाई 2022 में SVRA की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि इनवॉइसिंग, भुगतान और भारतीय रुपए में निर्यात या आयात में लेन देन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया गया है। रूस यूक्रेन संकट के बाद रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पैदा हुए कमोडिटी संकट की पृष्ठभूमि को देखते हुए इसकी घोषणा की गई थी। मौजूदा रूस यूक्रेन संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वैश्विक व्यापार पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है और वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को एक समाधान के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। और सोमवार को संसद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने 2021-22 में 1.6 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिनमें से 1,20,000 यानी तकरीबन 74% एसटी लाभार्थी महिलाएं थी। केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के तहत पूरे देश में विभिन्न योजनाओं के तहत इन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर अनुसूचित जनजाति, उनमें भी विशेषकर महिलाओं के लिए सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजनाएं सावधि ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना को संचालित करती है। देश भर के जनजातीय परिवारों के आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम चला रहा है और उसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी प्रारंभ किया गया है, जहां देश भर के लिए जनजातीय विकास मिशन के दृष्टि से प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का एक बृहत कार्यक्रम देश भर के लिए प्रारंभ किया गया है। वहीं एक उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और स्पेशल घटक तैयार किए गए हैं कि उसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के जो कई राज्य हैं वहां पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 1.6 लाख से ज्यादा लोगों को आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें छात्रों को दिए जाने वाला एजुकेशन लोन भी शामिल है। इन लाभार्थियों में से 1.2 लाख यानी 74.9% अनुसूचित जनजाति की महिलाएं थीं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन यानी PMJVM के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज यानी MFP की खरीद के लिए धन भी उपलब्ध कराया है। साथ ही ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TRIFED ने 3,225 वन धन विकास केंद्रों को भी मंजूरी दी, जिससे 9 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। एक बंधन केंद्र में 300 से अधिक की संख्या होती है और ऐसे 3,225 बंधन केंद्र है और उसमें जुड़े हुए जो आर्टिजन्स है वो लगभग 9 लाख से अधिक है, यानी 9,63,000 है। तो
आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में देश भर में उत्पादों के साथ आज लोग जुड़ रहे हैं। वन धन विकास केंद्रों का लक्ष्य जंगल की संपत्ति का उपयोग करके आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महिला उद्यमियों को देश के आर्थिक विकास की मुख्यधारा में शामिल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और गवर्नेंस नीति का एक अहम हिस्सा भी रही है। राज्यसभा को दिए गए जवाब में लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग के राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने बताया कि मार्च 2022 तक महिला उद्यमियों को 8,36,200 करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए। गौरतलब है कि बीते साल महिलाओं द्वारा शुरू किए गए कारोबार की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जवाब में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक बैंकों के बैंक क्रेडिट का 13% हिस्सा महिला उद्यमियों को रहा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत महिला उद्यमियों को सरकार ने मार्जिन मनी के तौर पर 87,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता प्रदान की, जिससे देश में 1,90,000 से ज्यादा नौकरियां सृजित हुई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पैकेट हाथ धो के खोल हम सफर, नहीं तो यू माइट सफर। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। और खेल जगत की खबरें लेकर जुड़ चुकी है हमारे साथ सुचित्रा। सुचित्रा, क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? शुक्रिया निखिल। सबसे पहले मुक्केबाजी से जुड़ी आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में कितना उत्साह है, साथ ही वो कौन से चेहरे हैं जिनसे देश को पदक की उम्मीद रहेगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुक्केबाजी में देश के मुक्केबाजों ने विश्व स्तर पर हरदम अपनी सफलता का परचम लहराया है। बात चाहे ओलंपिक की हो या फिर विश्व चैंपियनशिप की या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की, देश के मुक्केबाज अपने मुक्कों की तपिश से विरोधी को झुलसाने में हरदम आगे रहे हैं। और अब इसी आग को उफान देने के लिए भारतीय महिला मुक्केबाज IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ इस साल दिल्ली में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 12 भारतीय शामिल हैं। इस आयोजन में कुल 20 करोड़ रुपए का प्राइस पूल होगा, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। Big things that we've tried to do is to have more and more championships, international championships in India, and this is the third one. India is the first nation to host 3 world championships. This is the premier event, 74 nations, 350 participants, the largest number of nations ever in a world championship, and the largest number of participants ever in a world championship. So something for all of us to be proud of and happy. भारत की बड़ी उम्मीदों की बात करें तो इसमें पहला नाम निखत जरीन का आता है। साल 2011 में बॉक्सिंग में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी निखत को सीनियर स्तर पर वर्ल्ड चैंपियन बनने में 11 साल का वक्त लगा। इस मुकाम पर वो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आई। तुर्की में थाईलैंड की बॉक्सर को 5-0 से हराकर वो विश्व चैंपियन बनी। ऐसे में निखत से एक बार फिर से उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहेगी। I'm looking forward to represent my country in this world championship and defend my title, but in the different weight category, in the new weight category, that is 50 category, which is an Olympic weight category. So I'm really excited and I hope कि मैं इस बार भी गोल्ड जीत के अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करूं जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर किया था इस्तांबुल में। वहीं इस कड़ी में दूसरा नाम लवलीना बोरगोहेन का है, जो कि इस बार भी दम दिखाने को तैयार हैं। हालांकि लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक के बाद से कोई बहुत बड़ा धमाल नहीं मचाया है, फिर भी ये वो नाम है जिससे हर भारतीय को विश्व स्तर की इस प्रतियोगिता में पदक की आस तो रहती ही है। हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे पूरे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, BFI बहुत सपोर्ट कर रहा है
तो आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोग सभी का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे पूरे वेट कैटेगरी में मेडल लाने की। निखत जरीन और लवलीना के अलावा नीतू भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता नीतू घंगास 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। दिल्ली में 2018 विश्व चैंपियनशिप में प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाने वाली मनीषा मौन भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनीषा ने 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इनके अलावा कई और बॉक्सर हैं जो अपने स्तर पर अपने नाम को एक नई चमक देने के लिए तैयार दिखेंगे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारत अपनी मेजबानी में एक बार फिर से इस विश्व चैंपियनशिप में छा जाने को तैयार रहेगा। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। बात करते हैं WPL की। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। यूपी वॉरियर्स ने अब तक महिला प्रीमियर लीग में औसत प्रदर्शन किया है। टीम ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में जीत और 2 में उन्हें हार मिली। RCB को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है। आज अगर RCB को हार मिलती है तो टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। मुंबई इंडियंस का विमेंस प्रीमियर लीग में विजय अभियान जारी है। टीम ने मंगलवार को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 55 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई की गुजरात के खिलाफ ये दूसरी जीत रही। मैच में गुजरात की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के 51 रन की बदौलत 8 विकेट पर 162 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 107 रन ही बना सकी। बात बैडमिंटन की। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु अपने पहले मैच में झांग ही मान से भिड़ेंगी। सिंधु इस प्रतियोगिता के फाइनल में अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में इस बार उनकी कोशिश रहेगी कि वे इस प्रतियोगिता में आगे तक जाएं। हालांकि सिंधु के लिए चुनौतियां काफी रहेंगी। सिंधु पिछले काफी समय से चोट से परेशान भी रही हैं। सिंधु अगर अपना पहला मैच जीतने में कामयाब होती हैं तो उनका अगले दौर में सामना ही बिंग जियाओ से हो सकता है। ही बिंग जियाओ को ही हराकर सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज किदाम्बी श्रीकांत भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। श्रीकांत का पहले दौर में सामना फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से होगा। पोपोव की विश्व रैंकिंग 25वीं है। वैसे श्रीकांत की बात करें तो इस सीजन में उनका प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। उन्हें मलेशिया ओपन के पहले दौर से ही बाहर होना पड़ा था। इसके बाद इंडियन ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स से भी वे जल्दी ही बाहर हो गए थे। बात हॉकी की। ओडिशा के राउरकेला में खेले जा रहे FIH प्रो लीग में आज भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी। भारतीय टीम ने अभी तक इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां टीम ने 2 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी को शिकस्त दी, वहीं एक बार ऑस्ट्रेलिया को हार का मुंह दिखाया। नए कोच क्रेग फुलटन के प्रशिक्षण में टीम लगातार आगे बढ़ रही है और नई कामयाबियों को छू रही है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पिछले मुकाबले में 5-4 से शिकस्त दी थी, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई थी। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं निखिल के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा, इन तमाम खबरों को अपडेट देने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल लाहौर स्थित उनके आवास पर घेरा डाले हुए है। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़पें हुई। पुलिस ने इमरान समर्थकों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालात के मद्देनजर उनके घर के पास अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है और इंटरनेट सेवा को बर्खास्त कर दिया गया है। इस बीच अदालत ने इमरान के खिलाफ वारंट पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और अब इस मामले पर आज सुनवाई होगी। अफ्रीकी देश मलावी में तूफान फ्रेडी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। मलावी की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि तूफान में अब तक 190 लोगों की जान जा चुकी है।
ब्लैंकटायर का व्यावसायिक केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा है। भीषण बाढ़ और बारिश, सड़कें और पुल इसमें ध्वस्त हो गए हैं, जिसके चलते राहत और बचाव अभियान में बड़ी बाधा आ रही है। अभी तूफान की वजह से तबाही का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सका है, पूरा आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन 22,000 से ज्यादा लोग तूफान की वजह से फिलहाल बेघर बताए जा रहे हैं। और पश्चिमी अफ्रीकी देश गैबोन में कुछ दिन पहले हुए फेरी हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है। यहां 9 मार्च को लिब्रिविल से पोर्ट जेंटिस जा रही एस्थर गिराकल फेरी एक न्योनी नाम के तटीय गांव के पास डूब गई थी। घटना के समय फेरी में 161 यात्री सवार थे। फेरी दुर्घटना के बाद चल रहे बचाव अभियान में 15 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब मरने वालों का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। हालांकि अब तक 124 लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूकों से होने वाली हिंसा पर काबू पाने के लिए नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश में बंदूक खरीदने वाले लोगों के बैकग्राउंड चेक करने पर जोर दिया गया है। इस आदेश में ऐसे लोगों को बंदूकों की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई है जो कानूनी तौर पर खुद के लिए या दूसरों के लिए खतरनाक माने जाएंगे। और आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़े जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्या है इसके उद्देश्य और भारत में क्या है उपभोक्ताओं के अधिकार। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया भर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के मकसद से दुनिया भर में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन गोष्ठियां होती हैं, जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को पता चले कि उनके क्या अधिकार हैं। इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। बता दें कि 15 मार्च 1962 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा गया था। इस संदेश में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर बात की गई थी। इसके बाद पहली बार 1983 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तब से हर साल 15 मार्च को वैश्विक स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की पहल कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। अप्रैल 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी। भारत में भी उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिसंबर 1986 में संसद में पारित किया गया। अगर बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उद्देश्यों की, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना है कि बाजारवाद की आड़ में उपभोक्ताओं के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो। अगर बात करें भारत में कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, इसलिए भारत में हर साल 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, समस्या के समाधान का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल है। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूमर कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। लेकिन 2019 संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया गया।
अब उपभोक्ता संरक्षण संशोधित अधिनियम 2019 के तहत 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होती है, जबकि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के मामलों की सुनवाई राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होती है। इसके अलावा 10 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होती है। जानकारों के मुताबिक आज के वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दौर में कारोबार के बदलते तरीकों के बीच उपभोक्ता संरक्षण का मुद्दा और भी अहम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।